एटम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर देन हाइड्रोजन एटम के लिए भी यही इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करें, अब हाइड्रोजन एटम में हम डिस्कस करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर चूंकि 1 है, Z इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगा E टोटल इज इक्वल टू -2.18 10 के पावर -18, Z की जगह 1 लगाए 1/n² जूल पर एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम जूल पर एटम को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि वी नो दैट हमारे पास जो है kg किसके बराबर है, हमारे पास देखिए किलो हम डिस्कस करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और मोल के लिए हम क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय इस तरह हम करेंगे, मीन इसको हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल पर मोल में। तो देखो ई टोटल, यही इक्वेशन ले, ई टोटल -2.18 10 के पावर -18 डिवाइड बाय n², अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 1000, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। यूनिट चेंज हो जाएगा किस चीज में, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये इक्वेशन पर बनेगा ई टोटल इज इक्वल टू -1312.36 डिवाइड बाय n² किलो जूल पर मोल। ये जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर आप इसमें Z² डिवाइड बाय n² करें तो फिर अदर देन हाइड्रोजन एटम के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें ना, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट शेल की एनर्जी है। फर्स्ट शेल की एनर्जी को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड शेल की एनर्जी को E2 से, थर्ड को E3 से, फोर्थ को E4 से, और 5 को E5 से, और इन्फिनिटी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी को हम E इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी क्या है, ग्राउंड लेवल पे इसकी एनर्जी है। अदर देन फर्स्ट शेल है तो वो सारे क्या है, दैट्स आर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम आते हैं मुख्तलिफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना। देखो इक्वेशन हम यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल -1312.36 डिवाइड बाय n² की जगह क्या मिलेगा 1² फर्स्ट शेल है, ठीक है। तो यह आ जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल इज इक्वल टू -1312.36 किलो जूल पर मोल, यह आ जाएगा। इसी तरह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल -1312.36 डिवाइड बाय n² मीन 2², तो इससे यह आ जाएगी E2 इज इक्वल टू -328.28 किलो जूल पर मोल। E3 अगर हम कैलकुलेट करें, E3 इज इक्वल टू -1312.36 डिवाइड बाय 3² हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -145.92 किलो जूल पर मोल। E4 इज इक्वल टू -1312.36 डिवाइड बाय 4², तो -82.05। E5 -1312.36 डिवाइड बाय 5², तो E4 इज इक्वल टू -52.52 किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए इन वैल्यूज से आपको अंदाजा हो सकता है 1312, 328, 145, 82 और 52। तो जैसे हम फर्स्ट शेल से हायर शेल की तरफ जाते हैं तो ये माइनस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। माइनस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। मतलब ये है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे क्या है, कम है। फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या है, सबसे कम है, और फिफ्थ शेल की एनर्जी जो है सबसे क्या है, ज्यादा है। मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट शेल से हायर शेल की तरफ जाते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिंपल इसका ये भी कंसेप्ट आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के साथ उसके फर्स्ट शेल के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -1312.36 किलो जूल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये माइनस शो करता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अगर हम किसी एटम के सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास -328.28 किलो जूल पर वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर हम किसी एटम के थर्ड शेल के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -145.92। अगर फोर्थ शेल के साथ ऐड करते हैं तो -82.05 किलो जूल पर मोल। अगर फिफ्थ शेल के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, -52.53 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एंड सो ऑन। तो जितना आप जो है ये माइनस साइन ये शो करता है कि हमारे पास ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the gaseous atom of an to the valence shell of an gaseous isolated atom is called what, electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कौन सा प्राइस है, एक्सोथर्मिक प्राइस है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब हम किसी एटम के एटम से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करना चाहते हैं शेल से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है,
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम आते हैं इसमें हम कुछ हैंड्स एमसीक्यू स्टडी करते हैं। देखिए अगर हम सेकंड शेल की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल डिवाइड बाय 4 करेंगे। थर्ड की करते हैं तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल डिवाइड बाय 9, एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल करते हैं तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल डिवाइड बाय 16, एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल करते हैं तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल डिवाइड बाय 25 करेंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन इस तरह आएगा। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये चीज हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक यूनिट एनर्जी ले, देन हाउ मच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल इज ग्रेटर देन फर्स्ट शेल, हाउ मच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल इज ग्रेटर देन हाउ मच टाइम ग्रेटर देन फर्स्ट शेल। तो आपको यह रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी फर्स्ट शेल के मुकाबले में 4 टाइम क्या है, ज्यादा है। फिर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट शेल के मुकाबले में 9 टाइम, 16 टाइम, और फिफ्थ शेल में जो है फिर 25 टाइम जो है वो क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप इससे एमसीक्यूज वगैरह इस तरह हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट शेल की एनर्जी -E1 तो ये क्या हो जाएगा 4E2, इस तरह -E1 = 9E3, ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -E1 = 16E4, -E1 = 25E5 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक एमसीक्यूज भी इधर हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स से टोटल एनर्जी इज लीस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, total energy is least for the electron exist in, total energy is high for the electron exist in। तो आपको पता होना चाहिए कि K शेल या इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट रेडियस में, फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल में रिवॉल्व करता है, मीन R5 या R6 या R infinity या NOPQ में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी इज लीस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है ना फर्स्ट शेल, R1 एंड K, दोनों ऑप्शन आपके पास ठीक होंगे। अगर इस तरह जाए n = 1 तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, या ई टोटल इज लीस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है ना, तो आप बता सकते हैं इनरमोस्ट शेल भी राइट ऑप्शन है और कोर शेल भी राइट ऑप्शन है। ई टोटल इज ग्रेटर फॉर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है ना, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ΔE से। अब एनर्जी डिफरेंस हम कंसेक्टिव शेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन कंसेक्टिव शेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए इक्वेशन क्या है, E2 - E1, और E2 क्या हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ एनी हायर शेल, और E1 रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ एनी लोअर शेल, रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सेकंड शेल से हम फर्स्ट शेल की एनर्जी माइनस करते हैं, थर्ड से सेकंड की माइनस करते हैं, E4 से E3 माइनस करते हैं, E5 से E4 माइनस करते हैं, एंड सो ऑन। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि जब हम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, मीन फर्स्ट शेल से जगह हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट शेल सेकंड शेल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, as compared to third and second shell, as compared to fourth and third shell, as compared to fifth and fourth shell। तो एनर्जी गैप या जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, अगर हम एनर्जी ऑर्डर देखें कि अगर हम फर्स्ट शेल से वैलेंस शेल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो ये ऑलरेडी हमने वैल्यू भी डिस्कस की है, वैल्यू भी कैलकुलेट की है। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर E5 मेन, इसके बाद E6, E5, E4, E3, E2, E1। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में है तो इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा है। यही रिप्रेजेंट करता है। सो देखो इधर मैंने लिखा भी है कि एनर्जी ऑफ शेल R0 से, अगर हम शेल्स के दरमियान जो है एनर्जी गैप स्टडी करें तो ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये मुख्तलिफ है। सेकंड, एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम इनर टू वैलेंस शेल, अगर हम इनर शेल से वैलेंस शेल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और थर्ड पॉइंट ये है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर हम फर्स्ट शेल सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद जो है आप देखिए, अगर हम एनर्जी डिफरेंस मजीद कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो अगर हम E2 - E1, ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस के लिए इक्वेशन है, तो ΔE = E infinity - E1। अगर हम इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहा है जिधर इसका न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, अगर वो एनर्जी हम क्या करें,
किससे माइनस करें, फर्स्ट शेल के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उससे माइनस करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल इज इक्वल टू इन्फिनिटी में 0 किलो जूल पर मोल इज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू -1312, तो 0 माइनस इंटू -1312.36 किलो जूल, तो इससे आ जाएगा डेल इज इक्वल टू प्लस 1312.36 किलो जूल पर मोल। ये साइन हमारे पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी में लेके चलते हैं, मीन एटम को, हाइड्रोजन एटम को हम आयोनाइज करते हैं, सो हाउ मच एनर्जी, प्लस 1312.36 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड to remove electron from the hydrogen, from the first shell of hydrogen atom. So this is called what, ionization energy of hydrogen atom. Plus 1312.36 kilojoule per mole is the energy required to remove electron from the first shell of hydrogen atom. That is called ionization energy of hydrogen atom. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, -1312.36 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड -1312.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इनका देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इन दोनों में एनर्जी सेम रिक्वायर्ड होती है, मतलब सेम एनर्जी है, वैल्यू सेम है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इधर मैंने डायग्रामेटिकली भी डिस्कस किया है। ये हमारे पास सपोज न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो देखो ये एक्साइटेड, मीन ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, अगर हम इसको इन्फिनिटी में लेके चलते हैं, इन्फिनिटी में लेके चलते हैं बाहर, तो प्लस 13.36 किलो जो एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन इधर इन्फिनिटी में है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लेके जाना चाहते हैं, तो -1312.36 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो अगर हम इसको रिएक्शन वाइज स्टडी करें, अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन है हमारे पास, हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। तो हाइड्रोजन के साथ जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये हाइड्रोजन गैसियस एटम में, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होता है, तो -1312.36 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रिलीज होगी, एंड द प्राइस इज एक्सोथर्मिक एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, -1312.36 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करते हैं, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, प्लस 1312.36 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिक्वायर होगी, और ये प्राइस क्या है, एंडोथर्मिक प्राइस है। अच्छा, इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इक्वेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -z² डिवाइड बाय n²। इक्वेशन तो आपने पढ़ा भी है, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312.36 z² डिवाइड बाय n² किलो जूल पर मोल, ये इक्वेशन है। तो इसमें हमने वैल्यू को हटाई है, -z² डिवाइड बाय n² से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी का एटॉमिक नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि एनर्जी का नंबर ऑफ शेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितना हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब आता जाता है, और उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो जितने हम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे, तो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये आपको इक्वेशन से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह देखो, अगर हम डिफरेंट स्पीशीज के लिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, -1312.36 किलो जूल पर मोल है। एनर्जी ऑफ हीलियम +1 कैलकुलेट करें, तो -1312 मल्टीप्लाई बाय z² की जगह लेके 2, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, डिवाइड बाय, चूंकि हीलियम +1 का एक ही शेल है तो 1², तो एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम +1। एनर्जी ऑफ लिथियम कैलकुलेट करें, तो -1312.36 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो 3² हो जाएगा। इसका शेल क्या है, 1 है, लिथियम +2 में एक ही शेल होता है, तो एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह एनर्जी ऑफ बेरिलियम कैलकुलेट करें, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बेरिलियम विल बी इक्वल टू -1312.36 मल्टीप्लाई बाय बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4² डिवाइड बाय 1², बेरिलियम +3 में एक ही शेल है, तो 1²।
तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी। अब इससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि अगर हमारे पास शेल नंबर अगर हमारे पास कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो आपको बताता चलूं कि हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा है, हीलियम +1 की कम है, लिथियम +2 की उससे कम है और बेरिलियम +3 की सबसे कम एनर्जी है। मीन मतलब ये है कि बेरिलियम +3 में इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा न्यूक्लियस के होल्ड में है, मजीद न्यूक्लियस के पास आया है, इसी वजह से इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की है। मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी इसने रिलीज़ की है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर लिथियम की ज़्यादा है, हीलियम +1 की उससे भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है इसमें। सो इससे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाते हैं और शेल नंबर कांस्टेंट होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एन ऑर्बिट। और इसी में हमने जो है मुख्तलिफ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। ये लेक्चर ईटा स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इसको अपने नोटबुक में नोट करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।